Hello students, my name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH. I am BTech from IIT Dhanbad and author of Irdo solution. And I have a 10-year experience. जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में कहा था कि INPHO के लिए रिजल्ट आ गया है जिसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए हम लोग आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि INPHO का प्रिपरेशन कैसे करें और उसके लिए 2000 इस साल का 335 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। अब प्रिपरेशन के लिए बताया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग INPHO 2011 का वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है, और वेब ऑप्टिक्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन है और इसकी एनालिसिस और भी अच्छी होगी और जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो और भी अच्छी एनालिसिस हो सकती है। तो चलिए, इसमें क्या कहा गया, कह रहा है कि स्लिट्स S1 S2 इधर से पैरेलल लाइट बीम आ रहा है। यहाँ पे एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस TG 3.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर है और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जो कि कांस्टेंट है। और ये स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट की बीच की दूरी कैपिटल D 1 मीटर दिया गया है और दोनों स्लिट S1 और S2 की जो बीच की दूरी है, तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि INPHO का एग्ज़ाम जैन लास्ट में होगा और उसके लिए हम लोग पर डे के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2011 का वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डील कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल है। अगर मैं डिस्कस करूं तो आप देखिएगा वास्तव में इसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और INPHO का तो एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कह रहा है कि दो स्लिट्स S1 S2 उनकी बीच की दूरी स्मॉल d 2 इंटू 10⁻³ मीटर है। दोनों स्लिट्स और स्क्रीन की जो बीच की दूरी है कैपिटल D 1 मीटर दिया गया है। स्लिट S2 के सामने एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस, जिसका ये जो थिकनेस है वो 3.6 10⁻⁵ मीटर है और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू ऑफ G इज़ 1.5। अब इस पूरे YDSC सेटअप को एक लिक्विड में रख दिया गया जो कि लिक्विड स्क्रीन और इस स्क्रीन और इस स्लिट के बीच में भरा हुआ है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू L है जो कि इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मतलब इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर इस पॉइंट O जो कि इस S1 इस S2 के जस्ट मीड का पॉइंट है उससे y दूरी पे अगर दो वेव, एक वेव A और एक वेव A दोनों इस पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन अभी मैं इमेज में दिखाया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और सॉल्व करने में भी बहुत ही आनंद आएगा। जैसे अभी क्या होगा ज़रा देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए ये स्लैब नहीं होता तो कोई पूछता है सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो आप बताते हैं पॉइंट पे बनेगा क्योंकि पाथ लेंथ सेम आता। और जैसे ही मैं स्लैब इंट्रोड्यूस करूँगा सेंट्रल मैक्सिमा वो नीचे शिफ्ट करेगी कि ऊपर शिफ्ट करेगी, ये डिपेंड करेगा कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में रीड कर लिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द पॉइंट P ऑन स्क्रीन एट y डिस्टेंस फ्रॉम O, देन फाइंड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा x इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेंथ ऑफ मेंशन इन प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें जो भी डेटा मेंशन किया गया इसके टर्म में बताइए कि इस पाथ और इस पाथ के बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, उसने कितने प्यार से लिखा है कि ऑप्टिकल इज अंडरलाइन, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है। आपको पता है YDSC में जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, ऑप्टिकल पाथ के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही ईजिली हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मान लिया इस डिस्टेंस को अपने मन से x1, इस डिस्टेंस को अपने मन से x2 मान लिया। अब क्या करना है, ऑप्टिकल पाथ लिखना है। तो x1 और x2 में, तो x1 के लिखते हैं
सो x1 का जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो इस लेंथ का म्यू एल टाइम्स करेंगे, तो इस पाथ का म्यू एल टाइम्स करेंगे। तो आप लिख लीजिए x1 बराबर दिस इज S1, दिस इज S2, तो S1p, तो आप लिखेंगे म्यू एल इंटू S1p, लिख लिया। गुड, तो इसका ऑप्टिकल पाथ मिल गया। एकदम प्यार से क्वेश्चन हैंडल करेंगे। फिर इसका ऑप्टिकल पाथ लिखेंगे, अगर ये x2 है इसका ऑप्टिकल पाथ, तो x2 का आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, तो S2p को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज देखिएगा, S2p ज्योमेट्रिकल जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, उसमें से ये जो लेंथ है वो तो इस लिक्विड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस लेंथ को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो S2p माइनस दिस लेंथ इज TG ग्लास का थिकनेस, तो TG इनटू क्या करेंगे, म्यू एल कर देंगे। आ गया ऑप्टिकल पाथ, तो इसका मिल गया ऑप्टिकल पाथ, प्लस ये जो स्लैब पड़ा है इसका भी तो ऑप्टिकल पाथ आएगा। तो स्लैब का ऑप्टिकल पाथ कितना आएगा, तो स्लैब का थिकनेस कितना है बताइए बेटा, TG है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया यहाँ पे 1.5 इंटू TG, तो म्यू जी इंटू TG, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द S2p। S1p का भी लिख लिया, लेकिन उन्होंने कहा था ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बताइए, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो डेल्टा x बराबर लिखते हैं, तो इस चीज़ को घटाइए, जब इसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका म्यू एल, यहाँ पे कॉमन आएगा, तो ये बनेगा म्यू एल इंटू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें ना x1, तो S1p, तो S1p माइनस इसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो S2p ऐसे बनेगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर बनेगा प्लस म्यू एल इंटू TG, और ये वाला टर्म अलग से आएगा, तो म्यू एल सब्ट्रैक्शन लग रहा है ना, तो ये वाला प्लस बनेगा, ये वाला माइनस बनेगा, तो माइनस म्यू जी इंटू TG। तो डेल्टा एक्स मैंने कैसे निकाला, इसमें इसी से घटाया है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेल्टा एक्स इज x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 मैंने किया, तो म्यू एल कॉमन निकाला, इसमें भी है S1p यहाँ दिखेगा, S2p माइनस दिख जाएगा। दूसरा, जब इसको आप घटा रहे हैं इसमें से इसको, तो ये वाला म्यू एल माइनस TG ये प्लस बन जाएगा, और ये वाला क्वांटिटी माइनस बन जाएगा। तो इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं TG, तो इसमें से TG कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन गया आपका माइनस म्यू जी इंटू TG। तो ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन ए पार्ट, इसका मतलब ये पार्ट सॉल्व कर लिया मैंने, और इस ए पार्ट का नंबर पता है कितना है, 2.5 नंबर है। INPHO 2011 का ये क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एनालिटिकल है, और अभी आनंद आने वाला है। तो हमने सॉल्व कर लिया, गुड। इसका सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रहा है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ लेट P डिनोट द सेंट्रल मैक्सिमा, ऑप्शन द एक्सप्रेशन फॉर y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कह रहा है कि अगर ये P सेंट्रल मैक्सिमा है तो बताइए ये y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा की खासियत क्या होती है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का खासियत होती है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो कर दो, जहां पे जीरो होगा वही क्या कहलाएगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा। गुड, मतलब एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब बाद में लास्ट में करेंगे एनालिसिस कि हो क्या रहा होगा। तो डेल्टा एक्स को मैंने जीरो किया फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो जीरो करेंगे, तो ये वाली क्वांटिटी म्यू एल इंटू S1p माइनस S2p। अच्छा, S1p माइनस S2p थोड़ा सही समझते हैं ना, ये S1 ज्योमेट्रिकल लेंथ है, S2p ज्योमेट्रिकल लेंथ है, मतलब ये S1p ज्योमेट्रिकल लेंथ है, S2p ज्योमेट्रिकल लेंथ है। अब कोई पूछे कि ये लेंथ इससे कितना ज़्यादा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो दूरी आएगी, बेसिकली ये जो दूरी आएगी, दिस वन इज S1p माइनस S2p। तो अगर ये दूरी स्मॉल d है और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये दूरी कितनी होती है, d साइन थीटा। गुड, तो इसको लिख लेंगे d साइन थीटा। तो इस वैल्यू को मैंने प्लेस कर दिया। इसके बाद अब इसकी वैल्यू प्लेस करनी है, तो देखिए म्यू एल की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे, म्यू एल की वैल्यू
म्यू जी की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस कर लेंगे, टी जी की वैल्यू दी गई है, इसको भी प्लेस कर लेंगे। तो चलिए हम प्लेस करते हैं, म्यू एल माइनस म्यू जी करिए, तो 2.5 माइनस 1.5, तो दिस वैल्यू इज़ 1 माइनस म्यू जी इज़ म्यू एल माइनस म्यू जी, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आएगा और ये वाली वैल्यू पड़ी रहेगी, तो 0.25 इंटू टी, और टी जी की वैल्यू है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने कहा था कि डेल्टा एक्स 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, जैसे ही साइन थीटा आएगा तो हम लोग साइन थीटा में थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन हम लोग साइन थीटा को टेन थीटा लिख लेंगे और टेन थीटा इज़ वाई अपॉन कैपिटल डी। जैसे ही प्लेस करेंगे आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए प्लेस करते हैं, इस वैल्यू की इधर भेज दीजिए, तो होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा 0.25 t माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू एल इज व्हाट, म्यू एल इज दिस वैल्यू, प्लेस करेंगे तो 2.5 माइनस 0.25 t म्यू एल, डी की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 है इंटू साइन थीटा, तो इससे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट्स करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 0.25 t माइनस 1 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 0.25 t इंटू 1.8 10 टू द पावर -2 आ गई। तो इस साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, चूँकि दिस क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग साइन थीटा को टेन थीटा लिख लेंगे, और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी इस ट्रायंगल के अंदर, टेन थीटा इज वाई अपॉन कैपिटल डी, तो आप इसको लिखेंगे वाई अपॉन कैपिटल डी, और कैपिटल डी की जो वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर प्लेस कर देंगे। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको वाई पार्ट का आंसर आ जाएगा, दिस वन इज -1 प्लस 0.25 t डिवाइड बाई 2.5 माइनस 0.25 t इंटू 1.8 10 का पावर -2, एंड दिस वन इज आंसर। आप सेकेंड पार्ट तो सेंट्रल मैक्सिमा इस पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर होगा वो इससे कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मैं t बराबर 0 की बात करूं तो t की जगह पे अगर 0 प्लेस करेंगे तो वैल्यू पूरी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव साइन बता रहा है कि आगे वैल्यू कितनी माइनस आएगा। माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि किधर माने, नीचे की ऊपर की ओर। तो बता रहा हूँ आपको, ओरिजिन आपने इसको माना है और y आपने नीचे की ओर शो किया है। इसका मतलब आपके अनुसार जो y है वो नीचे की ओर पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर t पे 0 प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू जो नेगेटिव आएगी वो इस बात को कंफर्म करेगी कि सेंट्रल मैक्सिमा इस o के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने y नीचे को माना है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप जरा आप मान रहे हैं उसी को प्लस माना जाता है, तो आपने इधर प्लस माना है, उधर माइनस माना है। तो इस फंक्शन में t के पे 0 प्लेस करिए, जैसे 0 प्लेस करेंगे पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -1 अपॉन 2.5 इंटू दिस वन, तो पूरी वैल्यू नेगेटिव है। इसको कंफर्म कर रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, इस पॉइंट ओ के ऊपर बनेगा। ओके, अब देखिए इसका सी पार्ट में कह रहा है कि ऑप्शन द टाइम व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा इज अ पॉइंट ओ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2, कितने टाइम पे सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ पे आ जाएगा। तो चलिए, तो अगर पॉइंट ओ पे आना है इसका मतलब y जगह पे क्या प्लेस करना है, 0, तो इसके जगह पे 0 प्लेस कर दीजिए। तो y जगह पे 0 प्लेस करेंगे तो जैसे इसको 0 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको 0 करना है तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये 1 इक्वल्स टू आएगा 0.25 t, यानी दिस वन इज t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड पे सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो पॉइंट ओ पे आ जाएगा, जो कि इक्वी डिस्टेंस है इस S1 और इस S2 से। ओके, तो इतना सॉल्व करने के बाद मैं सोचा थोड़ा इसकी एक एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो थोड़ा समझते हैं। देखिए तो अच्छा, कल्पना करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ पे आने की बात करते हैं। तो इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव म्यू एल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। तो मुझे बताइए
कि जब तक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस मीडियम से ज़्यादा है, सपोज करिए अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम से ज़्यादा है तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? तो इस पॉइंट ओ के नीचे बनेगा, इस पॉइंट ओ के नीचे बनेगा। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा है तो पॉइंट ओ के नीचे बनेगा। दूसरा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम से कम है तो सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट ओ के ऊपर जाएगा। ओके, तो थोड़ा समझते हैं। टी की वैल्यू 0 प्लेस करिए, म्यू एल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो टी पे 0 प्लेस करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी? 2.5 आएगी और ग्लास का 1.5 है। मतलब टी बराबर 0 पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट करेगा? इसके नीचे की ऊपर, तो ऊपर शिफ्ट करेगा। करना भी चाहिए, क्योंकि जब ये डेंसर होता है तो नीचे शिफ्ट करता है और जब ये रेयर होता है तो ऊपर शिफ्ट करेगा। मतलब कंफर्म है कि t बराबर 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनना चाहिए? तो पॉइंट ओ के ऊपर बनना चाहिए। और यही चीज़ इसमें भी पता चल रहा है कि t के पे 0 प्लेस करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव इस बात को कंफर्म कर रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे बन के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे को और पॉइंट माना है। अब जैसे से टाइम बढ़ रहा है y की वैल्यू घटेगी और एक टाइम पे 0 आ जाएगी। इसका मतलब कंफर्म है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा जो ऊपर बना था वो टाइम के साथ साथ नीचे को और भागता जाएगा और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो पे आ जाएगा। तो ये कब आना चाहिए? ये 4 सेकंड सॉल्व करके आया है ना, मैं डायरेक्ट सोच सकता हूँ। पता है कब आएगा? जब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए। जैसे बराबर हुआ, मतलब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका मीडियम का बराबर हो जाए तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्टिकल पाथ और ये ऑप्टिकल पाथ बराबर हो जाएंगे और सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंटों पे आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 सेकेंड करके देखते हैं। चलिए इसको बराबर कर दीजिए। जैसे इसको बराबर करेंगे तो ये आएगा 1.5 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2.5t। सॉल्व करिए तो t वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। तो दिस इज 4 सेकेंड गिवन दिस वैल्यू। तो सिंपल एनालिसिस थी सेंट्रल मैक्सिमा की। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके ऑप्शन डी पे। और इसका जो डी ऑप्शन है वो कितने नंबर का क्वेश्चन था? 2 नंबर का क्वेश्चन है और अभी जो हमने सॉल्व किया वो 1 नंबर का क्वेश्चन था। इसका डी पार्ट पे आते हैं। तो इस डी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन इट इज एट ओ। कह रहा है कि जब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर से नीचे की ओर भाग रहा होगा तो जब पॉइंट ओ पे आएगा तो उस समय सेंट्रल मैक्सिमा का स्पीड कितना होगा? कुछ भी नहीं करना है, स्पीड ही तो निकालना है। तो ये जो y दूरी है, इस y का जो रेट ऑफ चेंज है ये कुछ और नहीं, स्पीड ही तो है। तो क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करके t के पे क्या पुट कर देंगे? 4। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंटों पे कब आएगा? 4 सेकंड पे आएगा। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा इज एट पॉइंट ओ। तो पहले t रहते हुए y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी सेंट्रल मैक्सिमा की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उसमें t पे पुट कर देंगे 4। हमारा आंसर आ जाएगा। इस पार्ट के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो स्पीड होगी vc, दिस वन इज dy/dt। तो आप डिफरेंशिएट करिए। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी सॉल्व होके मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिस वन इज 2.5 माइनस 0.25t इंटू 0.25 प्लस -1 प्लस 0.25t इंटू 0.25 एंड होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो 0.25t का होल स्क्वायर इंटू 1.8 10⁻²। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और ये वैल्यू इसमें आ गई। अब कह रहा है कि ये तो सेंट्रल मैक्सिमा स्पीड है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन में है। तो कोई पूछे कि जब ओरिजिन पे आ रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा की स्पीड कितनी होगी? जब पॉइंट ओ पे आ रहा है तो पॉइंट ओ पे आने में कितना समय लगा उसके यहाँ प्लेस कर देंगे। तो टाइम की वैल्यू कितनी थी? 4 सेकेंड। उठा के प्लेस कर दीजिए। जैसे 4 प्लेस करेंगे यहाँ पे 4 तो ये 0 हो जाएगा
और बस इसी से सॉल्व होके आ जाएगा। तो 4 प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 0.45 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड या 0.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन डी पार्ट है इसका, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, सेंट्रल मैक्सिमा की स्पीड बताइए। अच्छा, एक और भी बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि इस फंक्शन में अगर टी के जगह पे मैं ये प्लेस कर दूं 2.5 प्लस दिस वन, तो क्या होता? तो अगर ये प्लेस करते स्पीड इनफाइनाइट आती है ना, एक बार प्लेस करिए तो इस वैल्यू को, ये इन्फिनिटी, नीचे ऊपर की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाई 0.25 इंटू टी, तो दिस वैल्यू इज 10 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड पे इसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हालांकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब पोजीशन क्या आएगी 10 सेकंड पे? इन्फिनिटी। इसका मतलब कि टी बराबर 0 सेकंड पे सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे है, जिससे टाइम बढ़ेगा 4 सेकंड पे यहाँ पाएगा, और सोचिए अगले ही 6 सेकंड पे कहाँ पहुँच जाएगा? इन्फिनिटी पे। मतलब रियल में कितना तेज सेंट्रल मैक्सिमा भाग रहा है कि टी बराबर 0 पे यहाँ पे 4 सेकंड आने में ओ पे लगा, और 10 सेकंड तक जाने में 10 सेकंड के अंदर वो इन्फिनिटी पहुंच जाता है, और स्पीड इनफाइनाइटली गेन करता है, इनफाइनाइट गेन करता है। कोई बात नहीं, डी पार्ट में सॉल्व कर लिया। इसका लास्ट पार्ट है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये पूरा जो क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन का नंबर मैं आपको बता दूं, दिस वन इज 5 + 5, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका हम लोग लास्ट पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 नंबर का। कह रहा इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, determine the delta t between the 2 consecutive maxima at O before steady state is reached। कह रहा स्टडी स्टेट रीच करने से पहले इस पॉइंट O पे जो मैक्सिमा पहुंच रहे हैं, उस मैक्सिमा का कंजुगेटिव टाइम इंटरवल क्या है इस पॉइंट O पे पहुंचने का। Determine the time interval between the 2 consecutive maxima at point O before steady state is reached। तो स्टडी स्टेट रीच करने से पहले इस पॉइंट O पे जो मैक्सिमा आ रहे हैं सब, उनके 2 के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, कैलकुलेट करिए। पार्ट में कह रहा है कि पॉइंट O पे जो सेंट्रल मैक्सिमा आ रहे हैं, उनका कंजुगेटिव टाइम इंटरवल कितना है, कैलकुलेट करिए। तो इसके लिए हम लोग सीधे ए पार्ट का हेल्प लेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का हेल्प लेंगे। तो हमने लिखा था एन लैम्डा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का आप क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स था अपना डी साइन थीटा इंटू म्यू एल, डी साइन थीटा इंटू म्यू एल, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, डी साइन थीटा इंटू म्यू एल माइनस म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू टी जी। तो इस पूरे इक्वेशन में पॉइंट ओ की जब बात होगी तो पॉइंट ओ पे ही पूछ रहा है कि पॉइंट ओ पे आने का कंजुगेटिव टाइम इंटरवल कितना है। तो पॉइंट ओ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? दिस थीटा इज 0, ये जो लाइन बनेगी थीटा 0, मतलब इस फंक्शन में थीटा पे क्या प्लेस करना है? 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो डेल्टा एक्स बराबर म्यू एल माइनस म्यू जी इंटू टी जी, ये बन जाएगा। इसको मैंने 0 कर दिया, इसके लिख दिया। और मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं आप? एन लैम्डा। ओके, इसके बाद वैल्यू प्लेस करेंगे एन लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो प्लेस करिए। तो 6000 इंटू 10⁻10 बराबर म्यू एल माइनस म्यू जी, तो म्यू एल में से म्यू जी घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो आएगा 1.5 माइनस 0.25 इंटू टी, इसमें से इसको सेपरेट कर रहा हूँ, इंटू टी जी, एंड टी जी इज वॉट 3.6 इंटू 10⁻5। तो अच्छा, एन का टाइम का डिफरेंस निकालना है, ये तो एन से ही आएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए इसको ऐसे डेल्टा एन, और थोड़ा सही समझिएगा कि मैं ऐसा करना क्यों किया हूँ और इसका क्या फ़ायदा आएगा। इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा डी एन, और ये बनेगा 1.50 बनेगा, ये बनेगा माइनस 2.5 डी टी इंटू 3.6 10⁻5। तो डी टी ना बन के डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अच्छा, कंजुगेटिव जो मैक्सिमम आएगा उसका जो डेल्टा एन बनेगा 1 बनेगा। जैसे 5वां होगा, अगला 6ठा हो गया, तो 5 और 6 का अंतर 4, या 5 होगा तो अगला 4 होगा, तो डिफरेंस 1, तो डेल्टा एन 1 बन गया। दिस इज 1 एंड दिस डेल्टा इज द टाइम इंटरवल टू रीच एट पॉइंट ओ। तो इसकी जगह पर हम 1 प्लेस कर देंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस हटा दीजिए, तो वैल्यू होगी 6000
into 10 का पावर -10 and whole divided by this quantity 0.25 into 3.6 into 10 पावर -5, तो दिस सेकेंड, तो इतना सेकेंड का टाइम लगेगा पॉइंट ओ पे सेंट्रल मैक्सिमा के पहुंचने के दो टाइम इंटरवल के बीच में। ओके, तो इस तरीके से हमने INPHO के 2011 का वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर INPHO along with JEE एडवांस एग्जाम। ओके, थैंक यू।